नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हम लोगों के सीनियर पत्रकार ब्रजेंद्र सिंह जी, जो अपना दल यस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, फाउंडर प्रवक्ता हैं और नौजवान किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। आज हम ब्रजेंद्र सिंह जी से तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सर, आपका सबसे पहले हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आप पत्रकार भी रहे हैं, समाज सेवी भी हैं, नेता भी हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा था कि मैं आपसे किस रूप में बात करूं, अपने सीनियर पत्रकार के रूप में या नेता के रूप में या समाज सेवी के रूप में? नहीं, आप मुझसे एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे इंसान के रूप में बात कर सकते हैं जी। आप राजनीति में आज मैं अपना दल का प्रवक्ता हूँ, किसान मोर्चे का संयोजक हूँ, पत्रकार हूँ। पत्रकारिता अभी भी मेरी आजीविका का साधन है जी। मैं अभी भी लिखता हूँ और उसी से कमाता हूँ, उसी से खाता हूँ। सर, पत्रकारिता पर मुझे एक सवाल करना भी था जी। पत्रकारिता की विश्वसनीयता और भविष्य आज की तारीख में क्या है? जिस तरीके से आज चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, मूल मुद्दों को और मूल परेशानियों को छोड़ करके कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस करता है कि आम आदमी उससे उबता जा रहा है, विश्वसनीयता कम होती जा रही है। क्या वजह आप माने? पत्रकारिता का ये जो दौर है, ये भरोसे के संकट के सबसे बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है पूरे विश्व में और भारत में खासकर। जिस तरह से पत्रकारिता के ऊपर जो आम लोगों का यकीन था वो कम हुआ है, उसके लिए पत्रकारिता के जिम्मेदार लोगों को अपना मूल्यांकन और आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। अच्छा नेताजी, सर, अब आप ये बताइए, एक नेता के रूप में आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई? नेता के रूप में आप पत्रकार रहे, बड़े पत्रकार रहे। विश्वविद्यालय छात्र संघ के समय से ही कानपुर में डीवीएस कॉलेज में छात्र राजनीतिक दौर से ही इस तरह के कामों में लगे रहे। बाद में पत्रकार हो गए, आजीविका के लिए कुछ चाहिए था और सब चाहते थे कि पत्रकार हों। सुंदरलाल बहुगुणा जी के मूवमेंट में रहे, टिहरी बचाओ आंदोलन के साथ रहे। धीरे धीरे ये हुआ कि किसानों की लड़ाई लड़नी है, नौजवानों की लड़ाई लड़नी है, तो सीधे तौर पर आ गए और राजनीतिक तौर पर हमारा शुरुआत अपना दल के साथ हुई। सर, मैं वही जानना चाह रहा था, अपना दल यस में आपकी क्या भूमिका रही और आज आपकी भूमिका दिखती नहीं है, ऐसा क्या वजह है? नहीं, अपना दल एस मैं 1995 में जब ये पार्टी बन रही थी, अपना दल यस, अपना दल सोनेलाल पटेल जी। मेरा जो व्यक्तिगत जुड़ाव रहा और जो वैचारिक जुड़ाव है वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ अभी भी है, तब भी था, रहेगा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब जब कमेरा समाज की लड़ाई लड़ते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस एक्ट सुधारा जाए। अंग्रेजों का जमाने का पुलिस एक्ट बना हुआ है, बिल्कुल, और आज की तारीख में आप देख रहे हैं ना, हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, FIR लिखाने के लिए जाना पड़ता है हाई कोर्ट। इसीलिए हम सरकार में आ गए या हम सरकार से चले जाएंगे या कोई दूसरी सरकार आ जाएगी। बिल्कुल। मसला ये है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने कहा था कि पुलिस के कानून में बदलाव हो। वो कानून क्यों नहीं बदला गया? अगर पुलिस एक्ट बदल दिया जाए, पुलिस सुधार की सिफारिशें भारत सरकार के पास भी रखी हुई हैं, हर सरकार के पास आएंगी। अगर प्रधानमंत्री जी पुलिस सुधार की व्यवस्था को लागू कर दें तो ये पुलिस की जो अराजकता है देश में, पुलिस प्रोफेशनल हो जाएगी और पुलिस अच्छा काम करेगी। आज जो पुलिस के खिलाफ सड़क पर लोग उतरते हैं, जनता उतरती है, ये हालात रुक सकते हैं। सर, सोनेलाल पटेल जी आज हैं नहीं, लेकिन सोनेलाल पटेल की विचारधारा को मानने वाले लोग या कह दीजिए उनको अपना वारिस कहने वाले लोग सत्ता में हैं और आप उसके प्रवक्ता भी हैं, तो आज ये बात प्रमुखता से क्यों नहीं उठाई जाती कि 1876 के पुलिस एक्ट में सुधार होना चाहिए? नहीं, हम लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी करेंगे, प्रधानमंत्री जी को करना है। प्रधानमंत्री जी को भी हमने किया, एनडीए के सहयोगी के तौर पर भी हमने उनको निवेदन किया। हमारी नेता ने भी निवेदन किया, हमने अपनी नेता से निवेदन किया और बीच बीच में जब जरूरत पड़ती है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी पत्र लिखता हूँ कि ये चीजें बदलनी चाहिए, ये जो पुराने कानून हैं ये बदल जाएं। और सत्ता के सहयोगी होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी जबान सिल के बैठ जाएंगे ना, हम सच के लिए लड़ेंगे। एक चीज बताइए सर, जब आप अपना दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में घोषित हुए थे, फिर आपकी बहुत ढेर सारी भूमिकाएं थी। प्रधानमंत्री के साथ मिलते हुए आपकी फ़ोटो वायरल हुई, गृह मंत्री के साथ मिलते हुए फ़ोटो वायरल हुई। आजकल वो भूमिका आपकी दिखती नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना दल से आप दरकिनार हो चुके हैं, आप खुद उससे जो है दूरी बना ली है? नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री के साथ मिलना वो चुनाव का दौर था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव थे
तो हम लोग पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे, हम, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी और सारे लोग इकट्ठे से। हमने जब यूपी में सरकार बना ली तब भी साल भर हम लोग लखनऊ में रह के सरकार के साथ तंत्र को समझा, काम किया। अब हम सड़क पर हैं, अब हम जनता के बीच में हैं कि हम जो वादा करके गए थे उसमें हम कितना पूरा कर पाए। हम उन नौजवानों के बीच में, हम कचरी के किसानों के बीच में, हम प्रतापगढ़ के उन लोगों के बीच में जिनके घर जला दिए गए, मेरा सवाल है उस पर, जिनके घर जला दिए गए, तो हम दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं। ये अब मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे साथ काफिला नहीं है, मैं अकेला हूं। मैं एक दिन बीते, आप मेरे 3 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, मैं एक दिन घर में नहीं हूं। लॉकडाउन के दौरान थोड़ी दिक्कतें आई हैं, इसके अलावा मैं लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लगातार मैं सड़क पर हूं। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, लास्ट टाइम अनुप्रिया पटेल जी से आपकी कब मुलाकात हुई? कानपुर में लखनऊ से जो मीटिंग हुई थी, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी, उसके बाद से हम लोग उस पर जूम ऐप पर ही, जूम ऐप पर ही, जूम ऐप पे आप लोगों की बातचीत हो जाती है? नहीं, पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं, पार्टी की, अनुप्रिया जी इस समय पार्टी की सारी मीटिंग, मंथली जो मीटिंग होती है, हाँ, वो इस समय जूम ऐप पर, जूम ऐप पे। हाँ सर, ये बताइए, पट्टी की घटना का आपने जिक्र किया, पट्टी की घटना में आपका एक अलग ही रुख चल रहा था जो सोशल मीडिया पर, आप अपना दल यस के जो रुख से एकदम अलग, ऐसा क्यों? आखिर अपना दल यस के साथ आपको करना था कि आप अलग से ही सब कुछ लिखते जा रहे थे? नहीं, अपना दल के साथ या अलग का सवाल ही नहीं पैदा होता मनोज जी। ये सवाल था, प्रतापगढ़ में गुंडों ने, दबंगों ने 10 घर जला दिए, आग लगा दी, औरतों को उठा ले गई पुलिस, और पुलिस के बेस में जो गुंडे आए वो औरतों को उठा ले गए, लड़कियों को उठा ले गए, नहाते हुई लड़की को बाथरूम के अंदर से उठा कर ले गए। जब मैं वहां मिलने पहुंचा तो मुझको वहां के दरोगा ने रोक दिया। मैंने बताया कि मुझे गांव जाना है, पीड़ितों से मिलना है, मैं अकेला हूं और कुछ मदद करने आया हूं। मुझे रोक दिया, विवाद की स्थिति आई। मैंने पुलिस कप्तान को भी कहा, पुलिस कप्तान ने मुझे नहीं जाने दिया। उसके बाद मुझे वहां जो गांव के लोग थे वो मुझे लेने आए। जब गांव की पीड़ित औरतें आ गई तो फिर मुझे गांव में जाने दिया पुलिस ने। और मैंने अनुप्रिया जी को भी कहा, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि ये जो घटना हुई है इसमें एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही, एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन एक मंत्री के दबाव में वहां एफआईआर नहीं दर्ज हुई। हमको पिछड़ा वर्ग, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जाना पड़ा। आयोग की दखलंदाजी के बाद एफआईआर हुई, उस एफआईआर में धाराएं कमजोर हुई, दोबारा फिर गए, फिर जब एफआईआर लिखी गई, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, जब अनुप्रिया पटेल वहां का दौरा कर रही थी तो आप नहीं दिखे, ऐसा क्यों? हमारे अनुप्रिया जी, मैं इसके पहले हो आया था, मैं इसके पहले वहाँ हो आया था। 12 जून को अनुप्रिया जी गई, मुझे यहाँ से जाना था, मैं वहाँ नहीं जा पाया। इसके पहले अनुप्रिया जी ने विधानमंडल दल का एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा था, तो उस मंडल के साथ भी मैं नहीं था। अलग अलग नेता पार्टी गए, कोई जरूरी नहीं कि सब एक साथ जाएं। विधायक हमारे, अपना दल यस ने आपको दरकिनार किया, लेकिन आप खुद अपने आप नहीं हुए अलग। दरकिनार करने जैसा सवाल नहीं। अच्छा, दरकिनार करने जैसा सवाल इसलिए कहा जाता है, दरकिनार करने की कहीं कोई बात नहीं है, और दरकिनार कोई किसी को कर नहीं सकता। दरकिनार कोई कर नहीं सकता, ये तो समय बताएगा कि जनता ने किसको दरकिनार किया। आज पटेल, आज 11 किसान, ये तो कमेरा समाज के नेता के प्रति एक चैलेंजिंग भाषा है। मेरी उत्तर प्रदेश के तंत्र को चैलेंजिंग भाषा है कि हमारे 11 किसानों को जेल में भेजने वाले लोग जवाब दें कि वो जेल से बाहर क्यों नहीं निकले और वो अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए। अनुप्रिया पटेल जी को भी जवाब देना पड़ेगा, ब्रजेंद्र सिंह को भी जवाब देना पड़ेगा, इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अपना दल यस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का आप क्या भविष्य देखते हैं? या आपको लगता है कि हाँ, ये कमेरा समाज के हित में रहा और अभी भी हित में रहेगा? अपना दल का और भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य है वो मैं अकेले बैठ कर नहीं तय कर सकता। पूरी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, पार्टी के जनरल हाउस की मीटिंग होगी, उसमें कार्यकारिणी मिलकर फैसला करेगी कि हमको इनके साथ आगे चलना है कि नहीं चलना। फिर भारतीय जनता पार्टी को भी फैसला करना है। नहीं, अभी तक जो चल रहा है एक अपना दल के प्रवक्ता के रूप में, नहीं, अभी तो हमारी क्या अभी कोई इस विषय पर कोई ये सवाल ही नहीं आया कि हमको चलना है कि नहीं चलना। हम चल रहे हैं, हम तो लोकसभा के चुनाव में भी साथ थे, हम विधानसभा के चुनाव भी साथ थे, और हम पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। हम पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं कि पार्टी हमारी पंचायत चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का जो रिश्ता है वो रिश्ता ठीक है। हमारा जो विचार है, हमारी जो मांग है, हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए। हम मुख्यमंत्री से अगर मांगते हैं कोई बात
कि हमारे इस जिले में इतने डीएम कर दिए जाएं, हमारे इस जिले में इतने कप्तान कर दिए जाएं, जाति के आधार पर कर दिए जाएं, सोशल जस्टिस के आधार पर कर दिए जाएं, लोगों के साथ अन्याय ना हो, तो हम मांग करेंगे, अपनी सरकार से मांगने कैसे करेंगे? हमने तो सुना कि जो है वो अपना दल कोटे के तो तमाम दर्जा प्राप्त, तो ऐसी कंडीशन में अपना दल को तो दिया उन्होंने। इसका जवाब तो अनुप्रिया पटेल देंगी कि किसको क्या मिला। हमारी पार्टी के कुछ लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, वही कह रहा हूँ। कुछ लोग विधायक बने, कुछ लोग मंत्री बने। अनुप्रिया जी भारत सरकार में मंत्री थी। मेरा सवाल है कि हम न्याय किसके साथ कर पाए? हमारे पास ताकत क्या है? हमारे 11 नौजवानों की 11 किसानों के घर लूट लिए जाएं, गोली मार दी जाए, औरतों को बच्चों को उठा ले जाया जाए और हम 2-2 महीने तक एफआईआर के लिए परेशान हो, एक गिरफ्तारी ना हो हाईकोर्ट के आदेश के, मतलब उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के कह देने के बाद भी, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी। इस सवाल ये है। नहीं नेताजी, एक चीज और बताइए। मेरा ये कहने का मतलब, जैसे कि आपने कहा कि मांग का क्या हुआ, क्या दबाव बन पाया, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अपना दल यश के कम विधायक होने की वजह से बीजेपी जो है वो भाव नहीं देती है, या कम सांसद होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश को वह वैल्यू नहीं देती है? तो ये वैल्यू पाने के लिए विजेंद्र सिंह क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वैल्यू कम नहीं देती है या वैल्यू ज़्यादा देती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमने गठबंधन के चुनाव में लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ने मिलकर चुनाव लड़ा। जिस तरीके से कमेरा समाज का वोट है सर, उस हिसाब से 11 सीटों पर समझौता होना कौन सी बहुत बड़ी जीत थी? ये चुनावी समझौते हैं, कम में भी होते हैं, ज्यादा में भी होते हैं, सवाल ये नहीं। जब हम एनडीए इलेक्शन लड़ा था ना यूपी में, अपना दल एस, भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी के, वो राजभर जी की अपनी मुख्यमंत्री के साथ मांगे थी, वो उनका क्या विवाद रहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। बिल्कुल, हमारी अपनी मांगे हैं। हमने मुख्यमंत्री से मांगा, हमने कहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के नाम पर हवाई अड्डे का नाम कर दिया जाए, यूपी का या इलाहाबाद में या कानपुर में कहीं कोई एक पुल बना दिया जाए उनके नाम पर। हमारी बात नहीं सुनी गई। नहीं, मैं लगातार ये बात उठा रहा हूँ। मैंने भी पत्र लिखा है गृह मंत्री जी को कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो एक्सीडेंट हुआ उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। मैं उनका सिपाही हूँ, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा के प्रति है, मेरी जवाबदेही मुख्यमंत्री के प्रति नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो सोनेलाल पटेल के वारिस हैं वो सीबीआई जांच मांग क्यों नहीं करते? मैं वारिस नहीं हूँ क्या डॉक्टर सोनेलाल पटेल का? हाँ ठीक है, लेकिन मैं मांग कर तो रहा हूँ पार्टी की तरफ से। मैं सत्ता में हूँ ना, पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और डॉक्टर सोनेलाल पटेल का वैचारिक सिपाही हूँ, उनका उत्तराधिकारी भी, उनका वारिस भी। आप जिस शब्द से कहना चाहते हैं उस शब्द से मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल का हूँ और वो मेरे हैं। और वो केवल ब्रजेंद्र सिंह के नहीं है, वो हजारों कार्यकर्ताओं के। और जब मैंने कोई बात की है, जब मैंने कोई पत्र लिखा है, तो वो अकेले ब्रजेंद्र सिंह का पत्र नहीं है। उस पत्र में पूरे कानपुर के लोगों के भाव शामिल है, कमेरा समाज के लोगों के भाव शामिल है। और पार्टी का जो तंत्र है, पार्टी के अंदर हर काम एक आदमी नहीं कर सकता। सारे काम अगर अनुप्रिया जी के हिस्से छोड़ देंगे, सारे काम अगर आशीष जी के हिस्से छोड़ देंगे, पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, पार्टी के अलग अलग लोगों के काम डिफाइन है। जिला अध्यक्ष को जो काम करना है जिला अध्यक्ष करेगा, प्रवक्ता को जो काम करना है प्रवक्ता, और जिसकी अंतस जिंदा है वो अपना काम करेगा, पत्र लिखेगा। विजेंद्र सिंह जी से बातचीत अभी जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विजेंद्र सर, आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव गठबंधन में अपना दल यश लड़ी थी। पिछली बार अनुप्रिया जी को मंत्री बनाया गया था, अब की बार नहीं बनाया गया। और प्रदेश सरकार के भी विस्तार में ये हो रहा था कि आशीष पटेल को बनाया जाएगा, आशीष पटेल को बनाया जाएगा, लेकिन अंदरूनी कला या क्या हो जाए तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नहीं बनाया गया। आपको नहीं लगता है कि कमेरा समाज के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए या अपना दल यश को कमज़ोर करने के लिए ये व्यवस्था की गई? नहीं, देखिए, मंत्री कौन बनेगा ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। बिल्कुल। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अनुप्रिया जी को पहले कार्यकाल में मंत्री बनाया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया स्वास्थ्य मंत्रालय में। दूसरी बार सरकार बनी कि प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि वो अपने साथ किस आदमी को, किस सांसद को मंत्री के रूप में लेकर चलना चाहते हैं। ये उनका विषय है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सर, सहयोगी दलों के साथ चुनाव जब लड़ा जाता है तो तमाम समझौते होते हैं।
तो क्या ये हमारा समझौता पहले था, अब की नहीं था? नहीं, हमारा समझौता सिर्फ इस बात का है हम्म, कि किसानों की, कमेरा समाज के नौजवानों की और गरीब मजदूरों की लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं। चलिए आप एक बात बताइए, कमेरा समाज की लड़ाई, गरीब मजदूर किसानों की लड़ाई पर बात करते हैं। यही प्रयागराज में ही एक पावर प्लांट है जहाँ के लिए आंदोलन करते हुए तमाम किसानों पर जो है FIR दर्ज हुए, मुकदमे दर्ज हुए। सपा की सरकार थी तब आप लोगों ने आंदोलन किया कि जो है मुकदमा वापस होना चाहिए। आज आपकी सरकार है, आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुकदमे वापस हुए, किसानों की लड़ाई कब लड़ेंगे आप? नहीं लड़ रहे हैं। 15 अगस्त को हमने एक पद मार्च शुरू किया है कचरी गांव से, मुकदमा वापसी मार्च। मुकदमा हुआ तब 4.5 साल, जब सरकार को 4 साल बीत गया तब आप पदयात्रा कर रहे हैं। आप दबाव नहीं बना पाए। अपना दल ये कैसे कहती है कि वो जो है किसानों की लड़ाई लड़ रही है? नहीं, हम लड़ रहे हैं। हम लड़ कागज रहे हैं। पे नहीं, कागज पर नहीं लड़ रहे। मीडिया में? भाई ब्रजेंद्र सिंह तो सड़क पर है। ब्रजेंद्र सिंह सड़क पर है। तो कौन सा? मैं अकेला पार्टी नहीं हूँ। ये सवाल आपको और भी लोगों से करने चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, करेंगे। ये सवाल आपको और भी लोगों से करना चाहिए। मैं अकेला पार्टी नहीं हूँ। मैंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, कार्यकारिणी के सामने बात रखी कि कचरी के नौजवान, कचरी के किसान, कचरी की औरतें पीड़ित हैं। हर पीड़ित किसान की लड़ाई के लिए हमको मुख्यमंत्री के पास चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार बहुत सारे लोगों के मुकदमे वापस कर रहे हैं। अपने खुद किए? ये CRPC में मुख्यमंत्री को ताकत है। हम मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि हम आपके सरकार के सहयोगी हैं। मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं अभी भी आपके चैनल के जरिए कि ये जो किसान हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनके खिलाफ भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में या मंडी परिषद की अनियमितता के विरोध में ये अपील ब्रजेंद्र सिंह की है, अपना दल यस की है? ये ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अपना दल के एस के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं आपसे। मैं किसानों के एक मोर्चे का संयोजक हूँ, किसान नौजवान मोर्चा का संयोजक हूँ। उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा किसान संघ हैं, किसानों के संगठन हैं। और ये अपील पूरे प्रदेश के किसानों की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, और अनुप्रिया जी ने एक पत्र लिखा भी है, अनुप्रिया जी ने एक पत्र लिखा भी है, उस पत्र पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सर, हमारी जो जानकारी है, अपना दल यस के अध्यक्ष और आशीष पटेल से कम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आपसे ज़्यादा बात करते हैं, तब भी वो दबाव काम नहीं कर पाया कि हाँ मुकदमा वापस हो जाए। केशव जी हमसे बात करते हैं, केशव जी इस शहर के बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। और केशव जी ने, जब केशव प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तभी तो हमारा गठबंधन हुआ था। तो हमारी तो लगातार उनसे बात होती है। मेरी केशव प्रसाद मौर्य जी से बात होती है, सिद्धार्थ नाथ जी से बात होती है, और जो पार्टी के तमाम सारे मंत्रीगण हैं, मित्रगण हैं, मेरी लगातार उन सबसे बात होती है। एक अकेले केशव जी नहीं, मेरी सिद्धार्थ नाथ जी से भी बहुत बात होती है। मेरी जब रीता बहुगुणा जोशी जी थी तो उनसे भी बात हो जाती थी। मेरी सूर्य प्रताप शाही जी से भी बात हुई इस बात को लेकर कि आदरणीय आप किसानों के नेता हैं, मुकदमा वापस करा दीजिए। अच्छा सर, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं। आज केंद्र सरकार निजीकरण करती जा रही है, जिसकी वजह से रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट है, और ज़्यादा रोजगार का संकट सबके साथ है। कमेरा वर्ग भी इससे परेशान है, दलित वर्ग भी इससे परेशान है, इससे और सारे वर्ग परेशान हैं। आखिर निजीकरण का विरोध अपना दल यस क्यों नहीं करती? या ब्रजेंद्र प्रताप सिंह? मैंने पार्टी में, मैंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल हमारे नेता निजीकरण के विरोधी थे। उन्होंने मांग किया था कि कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए। जी, ये अपना दल के एजेंडे में भी है। आप हमारा कोई भी भाषण पार्टी का उठाकर देख लोगे तो मैंने लगातार ही बात की है कि कृषि का दर्जा दिया जाए। निजीकरण का विरोध करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस जो निजीकरण की तैयारी है उसका मैं विरोध करता हूं, और मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। आपको लगता है निजीकरण की वजह से बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है? 2000% बढ़ रही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो खेती देने जा रहे हैं, 3 अध्यादेश वो लाए। अभी नहीं बताइए, बिना किसी चर्चा के अध्यादेश ले आना। हमने पार्टी की नेता से मांग की है कि जो अध्यादेश आए हैं तीनों, इनको पढ़ने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बना ली जाए। उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जो मेरी पहली जानकारी है, जो अब तक जानकारी मेरे पास आई है। कि किसान अपना सौदा कहीं भी बेच सकता है पूरे देश में। कब? मंडी नहीं लगेगी। कब बेच सकता है? किसान के पास तो भंडारण की क्षमता नहीं है मनोज जी। अगर 50 कुंतल गेहूं पैदा हो जाए किसी किसान के यहाँ, तो घर में भूसा भरे कि गेहूं भरे बारिश के मौसम में? भारत सरकार के पास भंडारण की क्षमता नहीं है। FCI में हजारों लाखों कुंटल गेहूं
हर साल नहीं, चलता उन्होंने है। तो भंडारण को वैध कर दिया ना, तो अवैध इसमें ये भी है भंडारण की क्षमता कहाँ है किसानों के पास? जो हाँ मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि किसानों के पास भंडारण की क्षमता नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, अपना भंडारण का स्टोरेज बनाएंगी, उसमें किसानों की सस्ते गल्ले को लेके अपने यहाँ जब जरूरत पड़ेगी महंगे दाम पर बेचेंगी, है ना। इससे किसान भी मरेगा और शहर का मध्यम वर्ग का आदमी भी मरेगा। अभी भी आप देखो कि गांव में खीरा 5 रुपए का 1 किलो, 3 किलो, 4 किलो मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ 20 रुपए किलो मिलता है, 40 रुपए किलो तक, हाँ हाँ 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, मतलब दो का उत्पादक से उपभोक्ता तक आते आते दोगुने दाम हो जाते हैं। तो बीच के दलाल खत्म करने हैं हमको, और ये जो निजीकरण है ये दलाल जैसी ही व्यवस्था है। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, एक चीज़ और बताइए, अभी सवाल बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि किसी को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए, तमाम लोग उदाहरण देते हैं कि साहब हम फला कंपनी का चिप्स इतने में लेते हैं, आलू हमारी 2 रुपए किलो। आपको क्या लगता है कि एक ब्रांड बनने में एक आदमी का हाथ होता है? एक किसान का एक ब्रांडेड चीज उत्पन्न कर सकता है, बना सकता है, वो तो कच्चा माल ही तो बनाएगा। तो उद्योग का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? और अगर उद्योग का दर्जा दे दिया गया तो हर किसान टैक्स देगा। आपको लगता है कि इतने किसान टैक्स दे पाएंगे? नहीं, जब उद्योग का दर्जा होता है तो बहुत सारी कानूनी सहूलियतें मिल जाती हैं किसान को, उसको सब्सिडी मिलने लगती है। अभी क्या होता है कि हमने अन्न पैदा किया, हमने बीज डाल दिया, क्या होगा उसका? होगा कि नहीं होगा? किसान घाटा झेलेगा। किसान घाटे के सौदा, खेती पूरे देश में घाटे का सौदा बना दी गई। अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में खेती को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, वहां पर अगर वो इंडस्ट्री घाटे में जाती है तो उसको बेल आउट पैकेज मिलता है। इंडस्ट्री जब घाटे में जाती है तो उसको पैकेज मिलता है ना, उसी पैकेज की तो मांग कर रहे हैं। खेती तो घाटे का धंधा है। तो आज क्या आपको नहीं लगता कि किसान बीमा है तो ये सब जो है व्यवहारिक तौर पर किसान के उत्पादन की कीमत सरकार दे। हम लगातार ही मांग कर रहे हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल बार बार कहते थे कि हमको उत्पादन की लागत दीजिए, उत्पादन की कीमत दीजिए, हमको समर्थन मूल्य मत दीजिए। ये सरकार समर्थन मूल्य, ये केवल ये सरकार नहीं, जितनी भी सरकारें आई हैं भारत में अभी तक, वो किसानों को खेती का घाटे का सौदा बनाती रही। उनको समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, हमारा जो लागत है वो हमको दे दो, उसमें हमारा तय कर दो कि कितने % हमको मुनाफा चाहिए, आप ले जाओ हमारी पूरी फसल खरीद के। क्या दिक्कत है करने में? किसान को उसकी लागत दाम दीजिए। मैं बात करता हूँ आरक्षण पे। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कमेरा समाज और भी तमाम लोग प्रभावित हो, तब तो सवर्ण समाज को भी आरक्षण मिलने लगा है। आरक्षण को लेकर जो समय समय पर कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, वर्गीकरण की बात हो या और तरह की बातें हो, इससे विजेंद्र सिंह कितना जो है सहमत है? खुद आप एक अधिवक्ता। देखिए मनोज जी, आरक्षण एक जरूरी और संवैधानिक व्यवस्था है देश जी। आरक्षण इसलिए लाया गया था कि जो लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं वो समाज में बराबरी की स्थिति में आ जाएं। अभी भारत सरकार ने आर्थिक आधार पर भी आरक्षण लागू किया। अभी पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर को लेकर भी, हाँ यही मैं कह रहा था, अभी क्रीमी लेयर को भी झगड़े चल रहे हैं कि 27% आरक्षण में पता लगा कि कुछ जो है जातियां वो मतलब जो संपन्न हैं उनको टोटल लाभ मिल जाता है, जो कम संपन्न है उनको लाभ नहीं मिलता है। इसलिए क्या ये जो वर्गीकरण की बात चल रही है इससे आप कितना सहमत हैं? मेरी मांग ये है और मेरी राय ये है कि संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, इस आरक्षण के प्रोसेस का एक बार समीक्षा होनी चाहिए। एक बार समीक्षा कर लो कि हमने आरक्षण दिया था तो कितना कहाँ तक हम पहुँचे, कितने लोग, कितनी हजारों लाखों भर्तियाँ बैकलॉग की पड़ी हुई हैं, पिछड़ों की, दलितों की, अनुसूचित जाति की, ये क्यों नहीं भरी गई? कर लो। अगर भर गई हैं मतलब एक बार पूरी संसद को इस पूरे, इससे क्या होगा, सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे। अभी लोगों को लगता है कि हमारा हक मार लिया गया और जिनको मिल रहा है उनको लगता है कि हमको कुछ मिला ही नहीं। तो एक बार ये भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आरक्षण की एक समीक्षा कर लेंगे, किसको मिला किसको नहीं मिला, कितना मिलना है, कितना मिल रहा है। सर एक विभाग में 35% जगह खाली है, 4 आदमी का काम 1 आदमी कर रहा है, गवर्नमेंट ने वैकेंसियों पर रोक लगा दी है। आखिर इस सब की मांग कब अपना दल यस करेगी? हमने कहा कि पहले तो न्यायपालिका में आरक्षण दीजिए, पहले न्यायपालिका में आरक्षण दीजिए। बिल्कुल। न्यायपालिका में जब तक आरक्षण नहीं होगा, न्याय वंचित लोगों को मिलने की जो व्यवस्था है वो बहुत सरल और सहज नहीं होगी। दूसरी बात, ये सरकार
निजीकरण ला रही है। हर जगह आउटसोर्सिंग की भर्तियां हो रही हैं। अब सब ठेके पर हैं। और सोनेलाल पटेल जी ने जिसको कमेरा कहा था, उसमें कुर्मी काछी अहिर चमार नहीं था, उसमें तिवारी शुक्ला ब्राह्मण नहीं था, हर काम करने वाला व्यक्ति उसमें था। पसमानदा मुसलमान या सिया और सुन्नी मुसलमान नहीं था। उनका कहना था कि जो कमा कर खाता है, हाँ बिल्कुल, वो कमेरा है। हर काम करने वाला कमेरा। आप भी कमेरे हैं, हम भी कमेरे हैं, बिल्कुल। और जो कमेरा समाज है उसको आप सस्ती शिक्षा दो, आप सस्ता उसको खाद्यान्न दो, आप उसको बीमा और इलाज की अच्छी सुविधा दो। ये बीमा से इलाज नहीं चलेगा, आपको अस्पताल ठीक करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है कि अभी जब कोरोना हुआ, अब मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा, जब कोरोना हुआ तो बहुत सारे लोग मेदांता में क्यों भर्ती होने गए? सही है। आजादी के 73 साल पूरे हो जाने के बाद हम ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना पाए जिसमें भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भर्ती हो, उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री भर्ती हो, नेता विपक्ष भर्ती हो? प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में? आप क्यों नहीं चाहते कि ब्रजेंद्र सिंह और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक अस्पताल में भर्ती हो? ऐसी व्यवस्था आपने क्यों नहीं बनाई? स्थानीय भर्ती हो। इलाहाबाद में बीमार हुआ तो दिल्ली क्यों जाए? मनोज जी, आप पत्रकार हैं जी सर, और आप चिंतक भी हैं जी। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक आदेश किया था कि सभी राज्य कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाब मांगा था अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से। बिल्कुल। वो आदेश अभी भी है और मैं अपने मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ उसको लागू करिए ना, उसको लागू करिए ना। ब्रजेंद्र सिंह अपने वजीफा के लिए लड़ाई लड़ रहा है क्या कि मेरे घर की दीवारें पुतवा दो? इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ क्या? किसान हूँ ना फितरत से, आज भी कमाकर अखबार से लिख कर खाता हूँ ना, शब्दजीवी हूँ। नेताजी, इसी पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की इस असफलता के पीछे क्या कारण मानते हैं? अभी कहाँ तय हो गया कि सरकार असफल है? लीजिए, तमाम बातें आप बता रहे हैं। बेरोजगारी पर असफल है, नहीं, इसने जो है एक दिन का काम, ये स्वास्थ्य विभाग पर असफल है, मैंने कहा ये जो है मुकदमे वापस नहीं ले रही है, तो ये असफल नहीं हुई। मनोज जी, ये केवल उत्तर प्रदेश का हाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे हालात क्यों नहीं हैं कि कोई भी आदमी सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाए? ना उत्तर प्रदेश में है, ना मध्य प्रदेश में है, ना महाराष्ट्र में है। मैं मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा, मैं इस पूरे तंत्र की बात कर रहा हूँ और पूरे राजनीतिक लोगों से बात कर रहा हूँ कि एक लोकसभा का मेंबर, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, वो एम्स क्यों भागता है? वो पीजीआई क्यों भागता है? वो अपने जिला हॉस्पिटल और ये जो आपका इलाहाबाद का एसआरएन मेडिकल कॉलेज है या टीबी सप्रू हॉस्पिटल है, वहाँ इस शहर का सांसद क्यों नहीं इलाज कराता? नहीं कराना। क्यों नहीं कराते हैं आप? सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, तो इसके पीछे केंद्र सरकार की, मैं केंद्र सरकार की बात करूँ, आप उसमें भी सहयोगी हैं। हाँ बिल्कुल। केंद्र सरकार ने केवल मीडिया में बोलने का काम किया, जमीन पर उसने क्या काम किया? ना तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हर साल काम किया, ना तो वो महंगाई रोक पाए, ना तो वो जो है अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे बना पाए। यहाँ तक कि कोरोना संकट दुनिया में 3रे नंबर पर हम पहुँच गए हैं, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, इसमें असफल हुए। केंद्र सरकार की असफलता का अपना दल ये क्या कारण मानते हैं? नहीं मनोज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप सहयोगी के रूप में तो बोल सकते हैं ना? हम सहयोगी के रूप में तो आप विपक्ष भी नहीं है, सहयोगी हैं। हम सहयोगी की बड़ी लाचार भूमिका होती है कभी कभी। बहुत कहना, अपना दल एक मजबूर सहयोगी है। आप मेरी बात सुनो। हमने अपनी बात कही, हमने माननीय प्रधानमंत्री से कहा कि न्यायपालिका में आरक्षण लागू होना चाहिए। अभी भी कह रहे हैं, लगातार कहते रहेंगे और हमको उम्मीद है कि वो अपने सहयोगी की बात को सुनेंगे। उम्मीद तो दुनिया का है। अच्छा, कोरोना संकट और देश की अर्थव्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था कब तक जो है गांव लौटना पड़ेगा? इस कोरोना ने आपको एक नंगा सच दिखा दिया है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि कितने हजार मरीज हैं या कितने का आपने इलाज कर दिया जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस वक्त बम्बई से, कलकत्ता से, अलग अलग प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में नौजवान लौट कर आ रहे थे, किसी को लाने के लिए बसें भेजी जा रही थी, कुछ पैदल आ रहे थे। इस कोरोना ने मानवता को एक नया सबक दिया है। हमको आदमी की तरह जीना पड़ेगा। आपको गांव को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। जो गांधी बाबा कह गए, जो विनोबा बता गए, गांव का वही मॉडल बनाना पड़ेगा। स्थानीय, अपना पानी, अपनी रोटी, अपना भोजन। अगर ये गांव में हमने नहीं पैदा किया, आज गांव की हालत मनोज जी बहुत बुरी है। सही है, बुरी ये है, इनकम का स्रोत नहीं है। नहीं, तमाम लोग बाहर से आ गए, उनके पास काम नहीं है। नहीं, इनकम का स्रोत छोड़िए, आप देखिए कि गांव में पानी का संकट है। आप
गांव में अगर ज़्यादा अन्न पैदा हो जाए तो भंडारण का संकट, बिल्कुल। ना पैदा हो, ज़्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ के कारण खेती खराब हो रही है, नहीं हुआ तो सूखे में मर रहे हैं। अगर अन्न पैदा हो गया तो भंडारित कहाँ करें, औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। गांव को यूनिट मान के हमको अब प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेट्रो सिटी नहीं चाहिए अब हमको मेट्रो विलेज चाहिए। हमको गांधी वाला गांव चाहिए, जो दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा, सोनेलाल पटेल ने भी तो कहा। आपको लगता है कि इसके लिए बजट है सरकार के पास? बजट छोटे छोटे काम के लिए तो बजट ही नहीं है। बजट की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमको सोसाइटी को भी जागना पड़ेगा। आप बरसात के पानी को तालाब में भर लेने के लिए कौन सा बजट चाहिए? ये मनरेगा का भ्रष्टाचार रुकना चाहिए ना। हम तालाब बनाते नहीं थे क्या? हमारे हजारों साल की परंपरा है भारत तो में। तालाब पट गए, नहीं तो हर गांव में आसपास हम बहुत सब तालाब होते थे। गांव के नौजवान मिलकर तालाब खोदते थे। आज मनरेगा से खुदाई हो रही है, उसके बाद भी पानी नहीं है। हाँ, तालाब है। जमीन पानी का बहाव इधर है, तालाब टीले पर है। ये प्रधानों का ये जो ग्राम पंचायतों का जो भ्रष्टाचार है ना, ये देश को खोखला कर रहा है। सर, 2-4 सवाल मेरे और राजनीतिक हैं उत्तर प्रदेश पर, उसके बाद मैं आपसे कुछ सामाजिक सवाल भी 2-3 करूंगा। सर, आपको क्या लगता है 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या चित्र आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में बदलाव होगा या जो यही सरकार रहेगी या कुछ अलग से गठबंधन होगा? देखिए, बदलाव अभी बहुत समय है। अगर हमने कुछ अच्छे काम किए, जो अभी तक किए नहीं हमने अगर कुछ अच्छे काम और किए अभी तक क्या किए हैं? अभी तक जो किए उसका जनता मूल्यांकन करेगी। इस पे ब्रजेंद्र सिंह फैसला कैसे कर सकते हैं? अब ये तो जनता को तय करना है। हमारे कामकाज को देखेगी, एनडीए के तौर पर अपना दल के कामकाज को भी देखेगी, भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मूल्यांकन करेगी। जो लोग सरकार में हैं इस समय, जनता उनका मूल्यांकन करेगी और जनता का मूल्यांकन हमेशा अच्छा होता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आपको नहीं लगता कि अपना दल यस के पास जिस तरीके का वोट बैंक फैजाबाद में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, फतेहपुर में, बस्ती में, देवरिया में, सिद्धार्थनगर में, लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में, कानपुर में है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें सम्मानजनक नहीं मिली हैं और 2022 में सम्मानजनक मिलनी चाहिए? हम गांव-गांव जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि जो पिछला निकाय चुनाव हुआ था, सभासद का जो चुनाव हुआ, बिल्कुल, उसमें हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। आपने गठबंधन ही नहीं किया? हमने जब देखिए, सम्मानजनक, हम सब राजनीति में या हम सब क्यों हैं सोसाइटी में? सम्मान के लिए ना, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ना, मान, वही स्वाभिमान, उसी को तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जगह गए ना। सत्ता के लिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, स्वाभिमान के लिए है। सर, आप डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का नाम 25 बार ले चुके हैं और अच्छी बात है, आपके आदर्श रहे हैं। आप जिस पार्टी में हैं उसके अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं। अनुप्रिया पटेल जी ने कब क्या कैसे किया, उनके बारे में आप जिक्र कम कर रहे हैं। आज तो वही सब देख रहे हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अनुप्रिया जी के बारे में बताइए। मैं वही तो बताया कि क्या 2000 आप उनको क्या सलाह देंगे? अनुप्रिया जी भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ही विचार से 2022 में ब्रजेंद्र सिंह जी गठबंधन को लेकर के अपनी पार्टी को क्या सलाह देंगे? ये तो हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देंगे ना। अब ये मीडिया के सामने सलाह थोड़ी देंगे। ये तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होगी, उसमें बंद कमरे में बैठक होगी, उसमें ब्रजेंद्र सिंह को जो कहना होगा अनुप्रिया जी से कहेंगे, अनुप्रिया जी को जो कहना होगा ब्रजेंद्र सिंह से कहेंगी और साथ ही कहेंगे। चलिए सर, प्रदेश में और छोटे छोटे दल हैं, उनकी राजनीति में आप क्या भूमिका देखते हैं? वोट कटवा के ही तरह रह जाएंगे या किसी गठबंधन में जाके किसी को मजबूत करेंगे? मैं एक बात बताऊं आपको, और मेरी निजी राय भी है और मेरी सामाजिक राय भी है, कोई वोट कटवा नहीं होता। 1995 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पार्टी को भी लोग वोट कटवा कहते थे। हम वोट कटवा हैं क्या? हर आदमी एक दिन छोटा होता है। भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटें लेकर पहली बार लोकसभा पहुंची थी। अपना दल भी 2 लोकसभा सीटें लेकर दूसरी बार लोकसभा में है। पहली बार अनुप्रिया जी अकेले थी, अकेले नहीं थी, 2 सांसद थे हमारे तब भी, और अब भी 2 सांसद हैं। वो बाद में थोड़ा, अरे वो तो आपके यहाँ चल रहा है। आर.के. वर्मा तो कह चुके हैं हमारे टास्कों में मैं अपना दल यस में अब नहीं हूँ। नहीं, और ये भी बात तो ये लोकतंत्र है, पार्टियां बनती रहेंगी, पार्टियां आती रहेंगी, जाते रहेंगे, तो सर आप रहेगा विचार। आप ये बताइए, आप तो बड़े नेता रहे हैं, आखिर आर.के. वर्मा को आपने क्यों नहीं मनाया कि पार्टी की मीटिंगों में आवे और ये ना कहें कि हम पार्टी में नहीं है? आर.के. वर्मा कोई नाबालिग आदमी तो है नहीं। आर.के. वर्मा जी पार्टी की प्रदेश के यूनिट के अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के एमएलए हैं, और
उनके मन में अगर कोई दुख है, उनको अगर उनके साथ उनको लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो ये पार्टी के भीतर उन्होंने अपनी बात कही है। और ये पार्टी के संसदीय जो बोर्ड है, पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें ये बातें होती हैं और ये बातें हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने ही कहेंगे। वर्मा जी अच्छे हैं, कर्मठ हैं और वर्मा जी अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। एक विधायक के तौर पर अगर उनका मूल्यांकन करेंगे तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। अपना दल के विधायक के रूप में वो क्या काम कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो विधायक दल के नेता हैं, ये उनका सवाल है। चलिए सर, कमेरा समाज की राजनीति में आज क्या भूमिका है, ये सवाल राजनीतिक मेरा अंतिम है। इस देश में कमेरा समाज की ही असली भूमिका है। मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इसी कमेरा समाज ने बिठाया है। लेकिन वैल्यू नहीं दे रहे। गरीब आदमी, मोदी जी खुद कमेरा समाज के हैं, चाय बेचते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाय बेचते थे। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग बहुत छोटा छोटा काम करते थे। बहुत सारे गरीब लोगों ने, बहुत सारे कमजोर, वंचित, दलित, पिछड़े, इन सब लोगों ने, जिसमें मुसलमान, हिंदू सब शामिल है, बहुत उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है। और मेरा निवेदन है और हमारी कोशिश है कि ये उम्मीदें प्रधानमंत्री तोड़े नहीं। अगर उम्मीद अभी तक तो कुछ नहीं किया, तो फिर कब तक बना के रखेंगे? नहीं, कुछ अच्छे काम भी किए उन्होंने। जैसे उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया। अब वो केवल कागज का शेर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उन्होंने बनाई। किसानों के आय को उन्होंने दोगुना करने के लिए कहा है, हो गया, कहा है, और वो कह रहे हैं कि प्रोसेस में है। अच्छा। और हम भी चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो, और इसीलिए किसान नौजवान मोर्चा बना है। इस किसान नौजवान मोर्चा ये कोई सरकार के खिलाफ नहीं बना, लेकिन सरकार की हर गलत नीति का विरोध भी करेंगे। हाँ, मैं अब इसी पर आता हूँ। राजनीतिक सवाल मेरे समाप्त हुए हैं, 2 टॉपिक और है मेरा। किसान नौजवान मोर्चा जी, ये कितने संगठनों का एक मोर्चा है और ये किस तरीके का काम करता है? देखिए, किसान नौजवान, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भारत के किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ये किसान नौजवान मोर्चा प्रधानमंत्री से कह रहा है, निवेदन कर रहा है कि आप अपनी जो योजना है बताइए। देश के कृषि मंत्री अपनी योजना बनाएं और किसान नौजवान मोर्चा के साथी जो हैं वो आपके साथ लग जाएंगे। आप बताइए कि इस इलाके में 1000 बीघे में ये जमीन में ये जिन्स बोइए, ये फसल पैदा करिए और आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। हम उस काम में लग जाएंगे। ये एक सकारात्मक मोर्चा है जो अच्छे के साथ है, और जो बुरा है उसका विरोध करने के लिए, उसको सुधार कराने के लिए। विरोध का मतलब, मान लीजिए कि जैसे हमको नहीं समझ में आया कि ये जो आउटसोर्सिंग खेती, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, हमारी आपत्ति है इस पर, तो हम भारत के कृषि मंत्री से मिलने का हमने समय मांगा है कि मंत्री जी, ये जो अध्यादेश आ रहा है इस पर किसानों के बीच में जागरण कराइए कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। खेती में उनका ये कहना है कि हम किसानों को बीज देंगे, हम किसानों को पैसे देंगे, हम किसानों का माल खरीद लेंगे, तो इसमें किसानों को नुकसान कहाँ से होगा? सरकार नहीं खरीद रही। हाँ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो खरीदेगा। सरकार नहीं खरीद रही। हाँ, सरकार नहीं खरीद, ठेकेदार आ रहा है। ठेकेदार ये कहेगा कि आप 5 बीघे में आलू बोइए। हाँ, बिल्कुल। आपकी खेती हमने लीज पर ले ली, अब आप हमारे ही अपने ही खेत में मजदूर हो गए। मजदूर हो गए ना। प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी किसान को आय दोगुनी करना चाहते हैं, क्योंकि खेत ठेकेदारों को देना चाहते हैं। ठेकेदारों को देना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। यही तो समझना चाहते हैं हम। कृषि मंत्री को विज्ञान भवन में एक मीटिंग बुलानी चाहिए, किसानों के नेताओं को बुलाना चाहिए, किसानों को बुलाना चाहिए, उसमें समझाना चाहिए, देखो तुमको ये गलत बात बताई जा रही है, ऐसा नहीं है। ये जो ठेकेदार आ रहा है ना बड़ा वाला, ये तुम्हारा बड़ा हितकारी है, तो हित हमको हमारा समझा दिया जाए कि हमारी खेती, हम अपनी आय दोगुनी करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहते हैं कि हम चाहे जो बोए उसको खरीदे, लेकिन हम उसके कहने पे बोए तब वो खरीदेगा। नहीं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप उसमें हमारा संवैधानिक अधिकार तो दीजिए। आपको मालूम मनोज जी कि ये जो कानून आया है, ये जो कानून आ रहा है, इसका हमने एक अध्ययन कमेटी बनाई है, अध्ययन हो रहा है। मैं उसकी एक दो बिंदु आपको बता रहा हूँ कि उसमें अदालत में आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पास विवाद हुआ तो एसडीएम तय करेगा। और आप मुझे बताओ कि अभी भी उत्तर प्रदेश में या किसी भी सरकारी कर्मचारी कैसे तय करेगा? एसडीएम तय करेंगे। अदालत, हम अदालत नहीं जा पाएंगे। एसडीएम तो उसी का होता है, हाँ, जिसकी सरकार होती है। मुझे कहने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एसडीएम वही करेगा, उसी को फॉलो करता है वो, भले ही जो है। अच्छा सर, आप पानी को लेकर के बहुत काम करते हैं जी। ये इसका जो है आम आदमी को क्या फायदा है और किस तरीके से आम आदमी के लिए जो है ये बेनिफिशियर है, और किस तरीके का काम आपका संगठन करती है? देखिए, हमारे देश में पानी का बड़ा संकट है। 2 तरह के संकट हैं। एक तो हमारे यहाँ बाढ़ आती है, तब हम परेशान हो जाते हैं। हाँ, कि उसको क्या करें। और फिर सुखाड़ आता है, मतलब सूखा पड़ जाता है जी।
तो हमारे यहाँ पानी का असमान वितरण है। राजस्थान पूरा सूखे में था, वहाँ लोगों ने तालाब बनाए और बरसात के पानी को इकट्ठा किया और वहाँ नदियाँ जिंदा कर दी। पानी तो अब बरसता भी कम, जितना बरसता था उसको हम भर लेते थे। अभी हमारे यहाँ जो पानी बरसता है वो बहुतायत में पानी बह के नदी में जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है, वो खारा पानी हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि जो बरसात का पानी आ रहा है उसको हम तालाब में रोकें और उसको रिचार्ज करके अंदर हम धरती के पेट में भर दें, ताकि वाटर लेवल ऊपर रहे। वाटर लेवल ऊपर रहेगा। जब वाटर लेवल, जब धरती के पेट के अंदर पानी रहेगा तो तालाब भी में पानी रिस रिस कर सूरते आएंगे। नदियाँ, छोटी नदियाँ नहीं सूखेंगी, उसके किनारे का जंगल हरा भरा रहेगा। हो क्या रहा है कि छोटी नदियों को नाला घोषित कर दिया सरकारों ने। अब मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, ये लगातार आपके इलाहाबाद में ससुर खदेरी नदी को नाला घोषित कर दिया, उसके ऊपर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया। अब मैंने उस वक्त चिट्ठी लिखी, आजम खान मंत्री थे, वो नाला है, मैं जांच कराऊंगा, कोई बात नहीं। मैंने अपने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी कि ससुर खदेरी को नाला, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप नाला घोषित कर देंगे तो फिर उसमें सीवर ही जाएगा। रिवर और सीवर, मदन मोहन मालवीय जी ने भी कहा था कि गंदा पानी अलग और बरसाती पानी अलग अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। तो यही हम जागरूकता गाँव में, बच्चों में, विद्यार्थियों में करते हैं कि तालाब खोदो, अपना पानी इकट्ठा करो। बरसात इतनी होती है भारत में कि बस उसको पानी इकट्ठा करके तालाब में भर लो। तालाब के नीचे आपको नहीं लगता है कि जब तक कोई सरकारी अभियान नहीं चलेगा, जब तक एक कानून बना के अब अध्यादेश तो किसानों के ऊपर ला दिए, इस पर जब तक कोई एक सरकारी अभियान नहीं चलेगा। कानून लाई ना सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय बनाया, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। अब सारी पानी के काम को जल शक्ति मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय वो तो नदियों का काम ज्यादा देखती है, बरसातों, तालाबों का काम तो उसमें अब सारा काम है। जो बारिश हो रही है, अभी एक होता था सिंचाई विभाग, एक होता था जल निगम। मोदी जी ने एक अच्छा काम ये किया कि जल शक्ति मंत्रालय के अंदर कई मंत्रालय कर दिए और जल शक्ति मंत्रालय अब पानी के पूरे प्रबंधन को देख रहा है। इसमें किसानों की और नौजवानों की भूमिका तय हो जाए और भ्रष्टाचार न होने पाए, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। ये काम ठीक, ये भी तो किसानों की, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार सो जाएगी, सरकार का अफसर सो जाएगा, सरकार को तो बाद में पता लगता है ना कि कौन सा डीएम चोर था। लखनऊ का डीएम, ये सामाजिक कार्यकर्ता ही बताएंगे कि जब तक जनता ने, देखिए सरकार के बूते कुछ नहीं है जब तक आप नहीं जब तक ब्रजेंद्र सिंह या मनोज तिवारी अपने घर के छत पर 4 पेड़ नहीं लगाएंगे, पानी नहीं रोकेंगे, सरकार अकेले बूते पर नहीं कर सकती है। अगर सरकार केवल पानी का प्रबंध कर लेती तो चमत्कार नहीं हो जाता इस देश में। सरकार अकेले नहीं कर सकती। ये नदियों को जोड़ने का जो इनका कार्यक्रम था, ये किस तरीके से आप देखते हैं? उसका हमने विरोध किया कि 2 नदियां अलग अलग तासीर की हैं। गंगा की तासीर अलग है, बेतवा की तासीर अलग है, यमुना की अलग है। आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। बाढ़ का प्रबंधन करिए, फ्लड मैनेजमेंट होना चाहिए। नदियों के गठजोड़ पर हम व्यक्तिगत तौर पर ब्रजेंद्र सिंह सहमत नहीं, हम उस पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। जी नहीं, जो नदियाँ अपनी गहराई पा ली हैं वहाँ तो बाढ़ नहीं आती है, लेकिन जो छिछली नदियाँ हैं जिनको अपनी तली नहीं मिली हुई है, पानी बाढ़ वहीं आता है। छिछली नदियाँ जो हैं उनका कैसे मैनेजमेंट करें? उसके 2 तरीके हमने, हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि एक तो उसकी गाद हटाई जाए। हाँ, कभी की नदियों की सफाई तो होती नहीं। नंबर 2, जैसे आपको मैं एक नदी का उदाहरण बताऊं कि जैसे कानपुर में एक पांडु नदी है, फ्लाई एश राख वाला पानी उस नदी में जाता रहा, वो कन्नौज से शुरू होती है और फतेहपुर तक आती है, गंगा मिल जाती है। उसकी रिवर बेड पे, उसकी तलहटी पर 3 मीटर ऊंचा राख की गाद, राख की, मतलब वो सीमेंट जैसी होगी ना, राख निकलती है, और वो हटा दी जाए तो वो जो है उतना पानी, और इससे उसकी जो पानी लेकर चलने वाली कैपेसिटी, जिसको जल संभरण क्षमता कहते हैं, वो कम हो गई। अब जब बरसात में पानी आता है तो वो राख उड़ा के चारों तरफ खेतों में चला जाता है। उससे क्या हुआ कि आसपास की जो फसल में राख गई तो वहाँ सरसों की खेती खत्म हो गई, वहाँ टमाटर खत्म हो गया और बैल, उनको जानवरों को खुरपका रोग होने लगा। हमने सरकार से कहा, अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी में मिला, अखिलेश जी ने मुझसे कहा कि नहीं मैं करूँगा। खैर उन्होंने शुरू भी किया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई जिसपे अखिलेश जी का कमांड नहीं था। बाद में हम हाईकोर्ट आए, अमाइकस क्यूरी, गंगा मामले में जो अमाइकस क्यूरी हैं, हमने उनको सारी रिपोर्ट बताई। बाद में अब पनकी थर्मल पावर प्लांट का राख उसमें जानी बंद हुई। अब हमारी एक लड़ाई है कि नदियों की तलछटी को साफ, गाद हटाई जाए, दूसरा नदियों के अगल बगल गांव में जो गांव पड़ते हैं, जिसको कैचमेंट एरिया कहते हैं, नदी के आसपास हद साफ हो। और नदी का जो कैचमेंट एरिया है, हमने सरकार से कहा है कि नदी की जो जमीन है उस पर पत्थर लगा दो।
नदी की जमीन और नदी के किनारे का जंगल, जब ये बच जाएगा तो जो बरसात का पानी आता है वो छोटे छोटे गड्ढों में, तालाब में इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो धरती के अंदर चला जाएगा। तो ये पानी का रिश्ता हमारा बना रहेगा। सर पानी पर ही मुझे याद है, अभी आपने जंगल कटने की बात कही है, आज तो सरकार जैसे पेड़ों की दुश्मन हो गई है। तो रोना है, यानी तो कोई भी सरकार हो, यही रोना है। हमने तब जयराम रमेश से लड़ाई की थी, पर्यावरण मंत्री थे जी कांग्रेस की सरकार में। अब हमको अपने मंत्री से लड़ाई करनी पड़ रही है। बताइए। और और आप देखिए, बिजली मंत्री चाहते हैं कि नदी पर डैम बने। गंगा के मंत्री थी उमा भारती जी, उन्होंने विरोध किया था ना, उन्होंने विरोध किया। उमा जी ने कहा इसी संगम के किनारे बरसते पानी में कसम खाए कि मैं गंगा में कूद जाऊंगी। मेरी बहन है वो, इस समाज की प्रतिष्ठित साध्वी भी हैं। कहीं दर्द रहा होगा ना उनके अंदर, अभी तो ऐसी बात निकल गई ना। हम कहेंगे क्या कि आप कूद जाइए? नहीं, हमारे यहाँ तो आत्महत्या करना पाप है ना। लेकिन हम ये तो जरूर कहेंगे ना कि गंगा को गंगा रहने दीजिए। उसमें बताइए आप मनोज जी, आप खुद देख लो एक बार कि कितना नाला अभी भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे। तो इसको आप, गंगा बेसिन प्राधिकरण बना है, गंगा मिशन बना है, गंगा मिशन के नाम पर केवल जुलूस निकलेगा, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं? आप पानी पीकर दिखा दीजिए ना। आप ससुर खदे, आप पूरी गंगा 2800 किलोमीटर की साफ करना चाहते हैं, आप 100 किलोमीटर की एक मॉडल रिवर बना दीजिए ना कि सारी तंत्र लगा के हमने इसको साफ कर दिया। 100 किलोमीटर तक हो गया साफ। अरे आप 10 किलोमीटर बना के दिखा दो। आप भारत की सरकार ये चैलेंज क्यों नहीं लेते कि हम 10 किलोमीटर नदी पीने लायक बना देंगे? लेना चाहिए ना, उतना भी नहीं। और हम तमाम सारे हमारे जैसे नौजवान किसान इस काम के लिए तैयार हैं और हम ये मॉडल रिवर बनाकर दिखाना चाहते हैं। चलिए सर, बहुत लंबी बातचीत हो गई आपसे। मेरे 2 सवाल और हैं, एक छोटा सा राजनीतिक सवाल भूल गया था बीच में और एक अंतिम होगा। विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं या खाली लड़वाना चाहते हैं? कुछ तय नहीं किया। पार्टी जो कहेगी, लोग जो कहेंगे मैं करूँगा। अगर आपको चुनाव लड़ने के लिए कहे तो किस विधान तो लड़ूंगा। नहीं, अगर चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए, अगर पार्टी का कोई आदेश होगा तो मैं लड़ूंगा। और पार्टी ने पिछली बार मुझसे पूछा नहीं था जब 2000। आपकी विधानसभा या लोकसभा का नाम तो बताइए, कहाँ से आप? नहीं, मैं तो यार पूरे देश में काम कर रहा हूँ, और मैं कैसे कह दूँ मैं कहाँ से लड़ूंगा? मैं किसी एक इलाके का आदमी नहीं हूँ। पार्टी ने मुझसे पिछली बार भी कहा था, अनुप्रिया जी ने मुझसे कहा था पिछली बार, मतलब जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो रहा था और मैं पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया, तो उन्होंने कहा था कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्या? तो मैंने कहना मैं लड़ना चाहता हूँ मुद्दे के लिए, और उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको नहीं लगता कि सदन में जाकर बात अच्छी तरीके से उठाई जा सकती है? बिल्कुल उठाई जा सकती है, सड़क पर भी उठाई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल तो कभी किसी सदन में नहीं थे। सदन में जाना चाहते हैं, जाएंगे, कार्यकर्ता ही जाएगा ना। अगर हमको पार्टी कहेगी तो हम चले जाएंगे, पार्टी कहेगी आपको तो आप चले जाएंगे। सदन में भी लड़ना है और सड़क पर भी लड़ना है। तो अगर विधानसभा की बात करें तो शहर पश्चिम ऐसा कुछ नहीं। पार्टी अगर कहेगी कि आपको इलेक्शन लड़ना है और यहाँ से लड़ना है, तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं वहाँ हूँ। नहीं तो वो स्थानीय समीकरण भी तो देखा जाता है। ये तो इलेक्शन में कोई कहेगा जाति, कोई कहेगा धर्म। मेरा काम, मैं बार बार लोगों को ये भी कहता रहा हूँ, बहुत सारे पार्टी के अंदर कुछ लोग मुझसे इस बात पर नाराज होते हैं कि मैं कहता हूँ कि अपना दल कुर्मियों की पार्टी नहीं है, तो बहुत सारे पटेल मुझसे नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज होते जानते हैं? और वो कोई दिल से नाराज नहीं होते, धोखे से नाराज होते हैं। मैंने कहा कि सोनेलाल पटेल ने कहा था कमेरा, जूता सिलने वाला एक आदमी, वो भी कमेरा है। हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमे में फीस लेकर जिंदा रहने वाला एक बहुत बड़ा वकील, वो भी कमेरा है। तो तिवारी फिर कैसे देखते हो उसमें? फिर उसमें सचान कैसे देखते हो? फिर उसमें पटेल कैसे देखते हो? जब कोरोना आया था तो सड़क के किनारे जब आप खाना बांट रहे थे तो आपने पूछा था कि तिवारी को खाना दे रहे हैं कि कुर्मी को दे रहे हैं। फिर आज एक अपराधी मार दिया जाता तब आप उसमें जात ढूंढते हो। आज एक अतीक अहमद में धर्म ढूंढते हो, विकास दुबे में जात ढूंढते हो। मैं इन सब की निंदा करता हूँ मनोज जी। जात न पूछो साधु की। ये अलग बात है कि नरेंद्र गिरी जात पूछ के लोगों को शंकराचार्य बना रहे हैं, मैं इसका भी विरोध करता हूँ। ये गलत है ना, इसका जात पूछ कर दलित महामंडल सब बना दिया। अरे लानत है भाई। अच्छा, अंतिम में आप जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं प्रदेश के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली धरती है। यहाँ खूब पानी बरसता है, यहाँ खूब प्राकृतिक संसाधन है, खूब जीव जंतु हैं, इनको बचाइए। जिंदा रहने की ऐसी परंपरा डालिए कि पानी बचे, किसानी बचे, शहर में बहुत अच्छा माहौल बने और सांप्रदायिक सौहार्द इस शहर का, उत्तर प्रदेश का बना रहे। और दूसरा, कम बच्चे पैदा करिए।
इस देश को में आबादी का बड़ा संकट है, आबादी के लिहाज से हम सबसे बड़े प्रदेश हैं, हमको परिवार नियोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं। सर, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, आपको और आपकी पूरी टीम को। मुझे अच्छा लगा कि मुझे बहुत निकट से जानने वाले किसी आदमी ने मुझसे ऐसे सवाल किए। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी आपने देखा मेरे साथ अपना दल यस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजेंद्र सिंह जी थे। ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा कि उनका हमेशा समय समय पर जो है मुद्दों पर जो है सरकार से बात होती रहती है और वो सरकार को आईना दिखाते रहते हैं कि क्या जो है कमेरा समाज को और क्या जो है इस समाज को चाहिए। पानी संकट पर आपने बहुत काम किया है। बरसात का पानी बचाना, तालाब खोद के और तमाम चीज़ों पर आप समय समय पर अपने विचार रखते रहते हैं। आगे भी हम आपको ब्रजेंद्र प्रताप जी से और ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाज़त, देखते रहिए मनोज तिवारी।